एक्शन कैसे होगा? एक्शन तो इसने किया है ना, मोदी ने, धड़म जाके अगस्त 5, जय हिंद। अब आप देखिएगा कि हिंदुस्तान में गिल्ट खत्म होगा, हिंदुस्तानियों को पता चलेगा, हिंदुओं को, कि अरे भाई हमने नहीं किया। दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में तारिक फ़तेह और आरिफ अजाकिया आपस में बातचीत करते हुए इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जिन्ना एक गद्दार, लोभी और धोखेबाज आदमी था, जिसने बलूचिस्तान का वकील होते हुए भी बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की सेना से आक्रमण कराकर कब्जा कर लिया और उसे गुलाम बना लिया। बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस बात की एक नितांत अपेक्षा है कि भारत को भी उनके स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी मदद करनी चाहिए। बलूचिस्तान पूरा कराची तक फैला है। कराची का ज़्यादातर हिस्से पर किसी ज़माने में बलूचों का आधिपत्य हुआ करता था, परंतु आज उन्हें बिल्कुल समेट कर किनारे कर दिया है। उनका नरसंहार हो रहा है। उन्हें हेलीकॉप्टर से उनके बच्चों को ले जाके धक्का दे के मारा जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। आइए देखें इस वीडियो को। इंडिया में बदमाशी कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट देते रहेंगे। तारिक भाई, आपने अभी जो नेशनल लैंग्वेजेस के मदर टंग्स के बारे में कहा, तो उसका शिकार भी हूं मैं। इसकी वजह यह है कि मेरी जो बेगम है ना, उसके माँ बाप दोनों जूनागढ़ में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने बचपन से अपने बच्चों के साथ उर्दू में बात की। तो मेरी बीवी को उर्दू नहीं आती, मेमनी नहीं आती। अरे अब शादी करके जब मैं फ्रांस इसको लेके आया, तो अब हमारी मजबूरी थी कि हमारे घर की लैंग्वेज क्या हो, क्योंकि उसको मेमनी नहीं आती थी, हाँ मुझे आती थी। हम घर में मेमनी बोलते हाँ थे, और मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे घर की जबान भी मेमनी हो, लेकिन ना हो सकी। हाँ इसलिए कि शुरू से उसको फ्रेंच लैंग्वेज में भी सीखना पड़ा, इंग्लिश भी हमारी जबान, उर्दू भी। तो अब हमारे घर में मेमनी मर गई है, और हमारे घर में मेरे बच्चे अब उर्दू बोलते हैं। मेरे मेमनी वाले डेड लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज, बिल्कुल। दे मेरे किल्ड। वालिद ने 1950s में कराची बोर्ड से गुजराती मीडियम में हाँ मैट्रिक किया हाँ, था। मेरा ब्रदर, ये लॉ है, वो उसने गुजराती किया। आपको 1965 तक, 66 तक मैट्रिक गुजराती मीडियम में होता था। होता था। मेरे पास आदमजी साइंस कॉलेज का मैं जनरल सेक्रेटरी था। हमारा एक हिस्सा इंग्लिश में होता था, बाकी हिस्सा गुजराती में होता था। ऐसा ही है। कॉपी है आदमजी साइंस कॉलेज की, कराची की। उर्दू लोग, अखबार से ज्यादा गुजराती अखबार चलता था हाँ, कराची में। डॉन गुजराती, शाम का वो क्या है, मिल वतन, मिल्लत, मिल्लत। 3-4 अखबार हमारे घरों में आते थे। कराची प्रेस क्लब में 10-15 जर्नलिस्ट मुझे ऐसे याद हैं जो उर्दू इंग्लिश में बात ही नहीं करते थे। ऐसा ही, सीनियर गुजराती जबान तो मेन जबान थी कराची। और फॉर यंग जर्नलिस्ट लाइक मी, आई फाउंड अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये कहां से आ गए लोग, ये कौन है? आपको ब्रेन वॉश कर दिया कि गुजराती वाला तो होता ही, मरवाड़ी, गुजराती, मेमन, ये सब जो है ये घटिया लोग हैं। आगा खानी। आगा खानी से डरते थे ना, तो इसीलिए आगा खानी ऊपर था, क्योंकि हर बात आगा खान से पूछते थे। ये बड़ी कमीने लोग हैं। मैं आपके पास मेरे खत यहाँ दराज में पड़ा हुआ है, लेटर फ्रॉम आगा खान टू माय ग्रैंडफादर, के वो कराची के अंदर प्रीफैब हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, ये बॉम्बे में थे मेरे। तो आगा खान से बात की, अब मैं छोड़ो, जाने दें, वो मिट्टी डाले, क्या करेंगे। बलोचिस्तान। कानों का कुछ पता नहीं, मुझे यहां से उठवा दें। मैं कल यहाँ सबवे पे जा रहा था, हमारा एक सबवे बन रहा है यानी अंडरग्राउंड, वो ओंटेरियो साइंस सेंटर पे उसका स्टॉप है। हाँ, जो हमारा म्यूजियम है सब, उसका नाम क्या है स्टेशन का? आगा खान। हाउ? वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्बर्टा, आगा खान। प्राइम मिनिस्टर आगा खान की गोद में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा खान।
अरे भाई प्रिंस है तो किस बादशाह कौन है? अगर तू प्रिंस है तो मुझे किंग भी तो बताना। तू पुड़ियां बेच बेच के कि तू जन्नत में जाएगा, जन्नत के तेरे कब्र के साथ खजूर का दरख्त होगा, यानी ये हालत हो गई यार। पोप, आपको पता है कि पोप की वो जो बेचता था, पादरी बेचते थे, उसको क्या कहते थे, इतने पैसे दो तो जन्नत में जगह मिलेगी। ये मार्टिन लूथर का रिवोल्ट अगेंस्ट द कैथोलिक्स, ये इसी की वजह से था। वो अब चल रहा है हमारे मुसलमानों में। कब्रों के सामने वेस्ट ओपन, नारियल का दरख्त, पार्क वार्क सब सेटल कर देते हैं मौलवी लोग हमारे। और खैर आगा खान तो आप बताइए, वो तो किंग ऑफ द रोड चल रहे हैं। मुझे, मैं तो सिर्फ पूछता हूँ, अरे तेरा किंग कौन है भाई? हर प्रिंस का कोई किंग होता है, क्राउन प्रिंस। ये बगैर किंग के प्रिंस कौन है? बोले ये किंग किसको मानते हैं? आपने पूछा है किसी से कभी? ये प्रॉफिट इनका किंग है और ये उनका प्रिंस है। तारिक भाई, बलोचिस्तान की तरफ जरा चलेंगे। हाँ, अब अगस्त इनका बलोच आज़ादी का दिन था। मैं इसकी हिस्ट्री पे या इस पे तो हम बहुत सारी डिस्कशंस देख चुके हैं, कर चुके हैं। मैं करंट सिचुएशन पे आता हूँ नहीं कि जब चाहिए, पहले पे भी जाइए कि ये जी किसने आजादी दिलाई अगस्त की 11 को, ये भी अच्छा, हमारे भाई बताते हैं। देखें बलोच इशू पे तो आपसे बड़ी अथॉरिटी को है नहीं, तो डेफिनेटली आप बताएंगे। मेरा सवाल ये है पहले कि आपको बताऊंगा, फिर सवाल पूछिएगा। जी 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 जिना ने खान कलात से ठेके पे क्रिप्स कमीशन के आगे केस बलूचिस्तान आजाद मुल्क का इस आदमी ने लिया। इसकी फीस क्या थी आपको पता है? इसकी फीस जिना ने कहा खान कलात को कि मुझे तोलो और जितना मेरा वजन सोने का है तो सोना डालते जाओ, जितना सोना हो जाएगा 90 पाउंड्स ऑफ गोल्ड बुलियन, वो मेरी फीस है। फिर जब उन्होंने कर दिया तो इसकी लालच ये देखिए, इसने कहा अच्छा मेरी बहन को चांदी में तोल दो। तो फातिमा जी ना फिर चढ़ गई तराजू में, फिर उनको चांदी डाली। चांदी और सोना विच मीन्स अनडिक्लेयर्ड इनकम, टैक्स फ्री। ये बेईमानी पहले दिन से शुरू हुई है जिना साहब की चोरी की। इन्होंने वो पैसा लेके क्रिप्स कमीशन से बात करके जिना साहब ने लीगलाइज किया कि अगस्त 11 को बलूचिस्तान वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। में पर न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज है जहां लिखा हुआ है इंडिया पाकिस्तान कलात 3 कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस। ये अगस्त का, ये शख्स वो पैसे खा गया। There is no entry of that. There are just pictures of him being weighed. The question for me is, did he declare that income? So the man became an income tax fraud, yeah, to be the foundation of Pakistan. Number two, first thing he comes, he demands that Hawke's Bay में जो हट्स है ना हमारे, 50 मील तक वो फ्रंट सारा इसको अलॉट कराया क्योंकि बॉम्बे की प्रॉपर्टी के एवज। दिस इज द मैन। नंबर 3 आप देखिए, इसकी पहली मीटिंग होती है यूएस एम्बेसडर के साथ। तो यूएस एम्बेसडर इन्होंने पहले मांगा थ्रू दी आपके हैदराबाद मीर लाइक्स के थ्रू कि हमको अमेरिका से 5 मिलियन डॉलर चाहिए फॉर एड। तो वहां से 10,000 का चेक डॉलर लेके मीर लाइक ने इनको दिया, ले भाई तेरा ही वैल्यू यही है, शटअप करके वो चले गए। खैर वो तो उन ओवैसी के खानदान जो अब तक बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान अलग था। यहां पे ये पूरा हॉक्स बे का एरिया लिया इन्होंने। वो बता दिया, जब अमेरिकन एम्बेसडर आया तो उसने कहा एक्सेलेंसी जो भी होता होगा ये, कि वी आर विलिंग टू, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद था ना, क्योंकि इंडिया से जो सारे महाजिर आए थे, आपको याद होगा कॉरुगेटेड आयरन के आयशा भवानी स्कूल के पास वो पूरा हिस्सा था जहां ये लोग रहते थे। तो जिना
वो लिखता है अपनी बायोग्राफी में, जिन्ना वाज नॉट इंटरेस्टेड। जिन्ना ने उससे कहा, वी हैव सम प्रॉपर्टीज दैट द अमेरिकन एम्बेसी माइट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग। तो द अमेरिकन एम्बेसडर सेड, वी ऑलरेडी बॉट द एम्बेसी। तो जिन्ना उठ के चले गया, फातिमा जिन्ना को छोड़ के गया विद द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, कि लेकिन आपके स्टाफ को रेंटेड प्रॉपर्टी तो चाहिए होगी ना, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको बताइए आपको क्या चाहिए। The ambassador writes that there was never a mention of the refugee situation in Karachi. Both brother and sister were selling the properties which they had got on the basis of what they left in India. किसकी बात कर रहे हैं हम? अब हाँ, आप बलूचिस्तान की आप बात कर रहे थे ना, ये मेरे सीने पे जो वजन था मैंने उतार दिया। बलूचिस्तान के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि चूंकि बलोच एरिया डिवाइडेड है ईरान में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, तो जब हम बात करते हैं कि बलोच इशू पे जो सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है वो है हिंदुस्तान। जब हम देखते हैं तो हमें समझ में ये आता है कि हिंदुस्तान अपने ताल्लुकात ईरान और अफगानिस्तान से ख़राब ना करने की वजह से शायद बलूचिस्तान के लिए वो किरदार अदा नहीं कर रहा जो कि करना चाहिए। तो फिर बलोचों की मूवमेंट का क्या होगा, कैसे ये आगे बढ़ेंगे अगर हिंदुस्तान मदद ना करे? तो आपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे दिया हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं बलूचिस्तान है कहाँ। आप ज़्यादा क्रेडिट ना दें। अगर हमारे यहाँ जानवर रहते हैं वहशी, तो वहां बुद्धू रहते हैं जिनको पता नहीं है कि कौन सी क्या। और ये समझ लें कि ईरान का बलोच जो है वो बिरयानी नहीं खा सकता, निहारी नहीं खा सकता। वो कच्चे चावल पे कच्चा अंडा डाल के फारसी बोलता है और बाकी बलोच जो है इंप्रेस हो जाते हैं, शुबंदगान अजीजम। वो फारसी सुनते ही जो है हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं का भी हो वो सिद्धे में पड़ जाता है। यहां तक कि कश्मीर में आज तक निकाहनामा फारसी में, जबकि वहां कोई नहीं बोलता। तो ये एज अ साइड है। द इरानियन इशू इज डेड, नथिंग। सिस्तान इज इरानियन, इट्स द ओनली सुन्नी पार्ट ऑफ ओके। जो अफगानिस्तान का है, निमरोद का एरिया, अफगानिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां बलोची लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। इशू ये एक्सक्यूजेज हैं कि उधर क्या और इधर क्या। सीधी बात है, बलूचिस्तान का लीगल इशू है। जो 1947 अगस्त 11 को जो मुल्क था वो आजाद था, उस पर फौज भेज के पाकिस्तान ने कब्जा किया। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज वहां से निकल जाए। हमें ज्यादा तारीख में हमको नहीं, टेंशन में नहीं पड़ना कि इधर का कौन है और ब्राहवी कौन है और पश्तून का नाम बाबा नहीं चाहिए। साईं जान माफ कर दो, जान छोड़ दो हमारी। हमारा स्ट्रेट लीगल इशू है। हमारा बलूचिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने अपने जो राइट्स थे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट इनहेरिट किया। बलूचिस्तान में रूलर कोई भी हो, एक पंजाबी प्राइम मिनिस्टर जरूर बैठा होता था वहां, और या विलियम टेल था, अंग्रेज भी होते थे। प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो था सिविल सर्वेंट होता था जिसकी पहुंच होती थी ऊपर तक। आजादी के बाद ये खत्म हो गया था जब एम्बेसी कराची में बनी, ये लॉरेंस गार्डन के पास, ये मस्ती खान लोगों वालों के घर पे झंडा लगता था जो बर्मा से आए थे बलोच, ये वहां एम्बेसी थी। इट इज प्योरली अ लीगल इशू। द राइट ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, वेदर इट इज हमारे कनाडा की बैरिक गोल्ड है या चाइनीज की सीपैक कंपनीज हैं या पाकिस्तान की it is infringing on the human resources, rights and property of the people of Balochistan and stealing it. It's very simple. According to, when I say our position, I'm not even in any Baloch organization, but from the Baloch perspective, this is very clear. Khair Bakhsh Murray did not vote for the 1973 Constitution, अगर आपको याद है। मीर बेजंजो साहब में थोड़ी सी गुडविल थी तो वो
गवर्नर हो गए, अपने अताउल्लाह मेंगल सरदार वो चीफ मिनिस्टर, इसमें सरदार अकबर बुगटी साहब, क्योंकि उनकी कोई पोजीशन नहीं थी, वो नेशनल पार्टी में मेंबर नहीं थे, जो नैप के लोगों ने इतराज उठाया था कि यू तो उससे वो नाराज हो गए, जिसके बड़े खराब रेपरकशंस हुए। 73 की वॉर उसमें हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये हिस्ट्री में भी नहीं जाना हमको भैया, इस टेंशन नहीं है। ये प्रॉपर्टी है, ये आजाद मुल्क था, ये उसके बॉर्डर्स हैं, आपने रिकग्नाइज किया, ये पोर्ट हमारा है, यहां आप किसी और को बेच नहीं सकते। आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाइंग टेनेंट हैं, आप वो किराएदार हैं जो मालिक मकान के फ्लैट पे कब्जा करके बैठ गया। अब आप बेच नहीं सकते इसको। कब्जा किया, हम आपको निकलवा देंगे वहां से, लेकिन आप ये बेगैरती कि आप ना सिर्फ गैर कानूनी टेनेंट ऑक्यूपाई करके किराया नहीं दे रहे हैं, आपने उठा के बेच दिया किसी को। तो लेकिन इनके पास डी कंपनी भी इन्हीं के पास है, दादे भी इनके पास है, गुंडे भी सारे इनके पास है, ड्रग स्मगलर सारे प्रो पाकिस्तान। हर गैर कानूनी आदमी, बदमाश, टैक्स चोर, उचक्का जो है, इस प्रो पाकिस्तान। हर वो शख्स जो एग्जाइल में है, अपनी चश्मे में पीछे देखता रहता है कि क्या होने वाला है, कब मैं मरने वाला हूं। जैसे इन्होंने स्वीडन में मारा एक को, जैसे इन्होंने गुराया को रॉटरडैम में पिटाई करवाई, ऐसे 20 की लिस्ट है, ये दे वांट टू एलिमिनेट। तो भैया हमारा सीधा मसला है, बलूचिस्तान ये था, ये हमारा फ्लैट था, हमने तुम्हें ज्यादा किराए पे भी नहीं दिया, तुम खुद ही घुस गए, कब्जा कर लिया, अब तुम यहां से निकलो। इट्स वेरी सिंपल। हमारी बलोच लीडरशिप में ये प्रॉब्लम है कि 1970 तक तो एक ही पार्टी थी, देयर वाज क्लैरिटी, फ्रॉम पसनी टू लसबेला टू खारान टू मच से क्वेटा तक नेशनल आर्मी पार्टी। नेशनल आर्मी पार्टी में हजारा वाले भी थे। एक तस्वीर बड़ी अच्छी है, क्वेटा में जा रहे हैं, खैर बख्श, अकबर बुगटी, अताउल्लाह मेंगल और हजारा के कुछ 2-4 लोग नजर आते हैं। पश्तून अब्दुल समद अचकजई was a member of the National Army Party. He was always there. He was not a Baloch, he was Pashtun. ये सारा जो था उस वक्त एक ट्रेडिशन उन लोगों की थी जो अंग्रेज दौर में पैदा होके, जिनको सियासी शऊर था, या मीर साहब ने अलीगढ़ में फुटबॉल खेला था और कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तो उनको ये उठना बैठना आता था, सियासी अमल क्या होता। इसीलिए सरदार अख्तर मेंगल को आप देखें, ही नोज पॉलिटिक्स, कि इसमें व्हाट टू से, व्हेन टू से, हाउ टू डके। हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो यूनिफाई नहीं कर सके, एक एजेंडा नहीं बना सके। आपने शायद, आप कह रहे थे हरबियार से आपने इंटरव्यू किया, मैं चाहता हूं कि आप हरबियार और मेहरान दोनों को बैठ के इंटरव्यू करें। अगर दो ये भाई नहीं आपस में बात करें तो मैं और आप तो बेकार बात कर रहे हैं ना। दोनों मुल्क से मुल्क बदर हैं, दोनों पे इल्जाम हैं, दोनों पे केसेस हैं। अरे दोनों मेरे ख्याल, मैंने सुना रहते भी करीब में। मैंने तो एक दिन सुना, मैंने मेहरान से कहा मैं आके तुम्हें बिठा के तो डी कंपनी वाले से पकड़वा के हरबियार के गेट पे बिठवा देता हूं और बांध देता हूं। मैंने क्या कर लोगे? अरे भाई तुम्हारा बड़ा है यार, जाने दो। बदकिस्मती। अर्बन लोग नहीं है बलोच मूवमेंट में, शहर के लोग कम है जिन्होंने नौकरियां की हों 9 to 5, जिन्होंने दुकानें चलाई हों, जो बस में कहीं आए गए हों। लटक के जैसे हम जाते थे, 2-4 बलोच हमको चाहिए जिनको पता चले बस में लटक के कैसे जाना। वो बेचारे लीडरलेस हैं, लियारी के लोग और इधर उधर जो छोटे छोटे करते। कराची शहरी बलोच है सर, नाम वो देखिए ना उसका, इट वॉज मेजर बलोच टाउन। इट वॉज और मेमन ना थे, लेकिन हमको जो आए बाहर से उनको क्या बोला, अरे ये सब साले वो हैं सिनेमा में ब्लैक की टिकट बेचने वाले। बलोच गाड़ी चलाता या सिनेमा की टिकट में ब्लैक करता। कैन यू इमेजिन
कि जिसके शहर में आके बैठे हमें क्या बताया गया एज किड्स कि बलोच से बचना, ये काले शीती होते उठा के ले जाएंगे। अरे ये मेहरान भाई पहली बार जब यूएन आए थे तो नक्शा बलोचिस्तान का वहां पेश कर रहे थे तो कराची बलोचिस्तान में उन्होंने रखा था। मैंने कहा मेहरान भाई खुदा का खौफ करें, कराची तो हमारा छोड़ दे। नहीं बोले बलोचिस्तान है ये। कलोची जो है, मनोड़ा, ये सब बलोच रहते थे। आप अगर मनोड़ा गए हो 50s में, जैसे मैंने काफी वेरी अर्ली इयर्स, मेरे जो ताया थे, ही वाज लेफ्टिनेंट कमांडर इन द नेवी, वहां बलोच रहते थे मनोड़ा पे। ये माड़ी, सैंड्स बेट की माड़ी, वो आगे हॉक्स बे, वो फिर वो जो पैराडाइज पॉइंट का एरिया है, ये सारे बलोच होते थे। सबसे बड़ी इंडस्ट्री फिशरीज थी, वो पूरी बलोचों के पास थी। अच्छा, नॉट ओनली दैट, वो शिप रीबिल्डिंग में भी बिल्कुल 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 सब खा गई फौज। कराची पूरा ओल्ड कराची होता था अंग्रेज के जमाने में, सारे बलोच होते थे। थोड़े बहुत थे गुजराती, मेमन, पारसी और आगा खान, ये थोड़े बहुत थे, लेकिन सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी। वालों को मत छोड़ो जी। तारिक भाई 2 सवाल रह गए हैं। बस हाँ, बहुत लंबा टाइम ले लिया, लेकिन 2 सवाल अभी बाकी हैं। एडिट कर लीजिएगा बीच में, चले। माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान, आपने देखा है जो ये फोर्स्ड कन्वर्जन है, इतना भयानक जुर्म है कि मैं एक लड़की से शादी करता हूँ, फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, लड़की को कल को कोई मसला है, उसकी फैमिली आएगी, बातचीत होगी। यहाँ पे ये होता है कि एक मदरसे का लड़का है, वो देखता है फलां हिंदू लड़की या सिख लड़की 12-13 साल की है, वो उसको अगवा करता है, उसके साथ रेप करता है, उसको फोर्सफुली शादी करता है और उसको कन्वर्ट करता है। अब वो लड़की सारी जिंदगी के लिए इनकी गुलाम बन गई, उसके साथ कुछ भी करेगा, कोई आवाज उठाएगा तो ब्लास्फेमी, कोई रोक नहीं रहा। इट्स ऑर्डर ऑफ द डे, रोज एक नया के सामने आ रहा है, कोई बात तक नहीं कर रहा। तारिक भाई, ये चीज इंसानियत के खिलाफ इतना बड़ा काम कैसे रुकेगा? इंसानियत के खिलाफ होगी, लेकिन शरी के खिलाफ नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कैसे रुकेगा, कौन रोकेगा? मेरी बात सुनिए, जी जी। मुसलमान की तारीख में है औरत को उठवा लेना, 5% खलीफा को मिलेगा, बाकी आपस में फौज बांटे। औरत का मुकाम जो है वो कमोडिटी है इस्लाम में। औरत के साथ जिना करना एक जिहादी के लिए, वो कहीं पे भी कर सकता है शादी। निकाह का मतलब मैंने आपको बता दिया था, लोग पाकिस्तानी इंडियन नहीं समझते हैं। ये जो सारे थे कोरोमंडल कोस्ट, तामिल एरिया, मलाया, ये मुपिल्ला मुसलमान, ये कौन है? ये अरब आता था, उसने वहां रुका सांस लेने के लिए, वहां लड़कियों से वो कौन सी शादी कहते हैं, शिया कुछ और, हाँ मुता, वो छोड़े, वो आप शिया सुन्नी के चक्कर में जा रहे हैं। ये इसको अब भी चलता है, हैदराबाद में आके बीबियां खरीद लेते हैं $5,000 में, फिर चले जाते हैं। माँ बाप को $5,000 मिलते हैं, लड़की जो है वो इसी चक्कर में बैठी रहती है, फिर उसके माँ बाप के शायद ये दुबई वापस बुलाई जाएगी। जिस कम्युनिटी की हिस्ट्री है कि औरत को उठाना इज नो प्रॉब्लम, तो फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? आपने बनाया इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट में तो यही होगा। इस्लामिक स्टेट में 9 साल की बच्ची मां बन सकती है, चाइल्ड मैरिज है, इस्लामिक स्टेट में 4 बीवियां हो सकती हैं। ये तो आपका, जब आप कहेंगे कि ये जो मुसलमान मुल्क हैं इसमें इस्लामिक कानून सुप्रीम होगा, तो फिर कंप्लेन नहीं करें ना आप। ये कौन ह्यूमन राइट्स कहां से आ गए? धर्म और ह्यूमन राइट्स का क्या ताल्लुक है? पोप बेच रहा है सर्टिफिकेट, जाओ तुम जन्नत में जाओ, अच्छा ठीक है, ये है वहां गार्डन वाला प्लॉट तेरा, पर्चे बेचते थे। तो ये जो इब्राहिमिक रिलीजन्स का चक्कर है, यहूदी जो है वो दीन के हिसाब से नहीं है यहूदी, इट इज अ पीपल। जैसे जर्मन्स हैं वैसे ही जूज हैं, जैसे अरब्स हैं। ये हम समझते हैं कि यहूदियत और यहूदी एक ही ना। यू कुड बी अ जू एंड येट प्रैक्टिस एथियज्म और इवन क्रिश्चियनिटी। यू आर व्हाट यू आर। ये तो हमारे यहां है कि हैं आप समझे सराइकी बोलने वाले, और हरकत आपकी है लखनऊ के उर्दू वाली। ये तो जानवर मिलता ही पाकिस्तान में। ये स्टंटेड ग्रोथ वाले लोग
जिनकी चाल ठीक नहीं होती है, जो कजिन मैरिजेस कर रहे हैं। सर, आप इंग्लैंड में रहते हैं, 3% आबादी जो है वो 18% डिफॉर्म बेबीज की मालिक है, क्योंकि कजिन्स में शादियां कर रहे हैं। 65 जनरेशन गुजर गई, हम एक दूसरे की कजिन से शादी करके बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकली डैमेज लोग बात कर रहे हैं इंसानियत की। आपकी तो द एबिलिटी टू एनालाइज हैज बीन डैमेज्ड। आप बाकी हिंदुओं को देखें, वो तो कहीं से इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता शादी का। एंशिएंट टाइम से नहीं हो रहा। जिन कम्युनिटियों में बहन भाइयों की शादियां होती थी, वो खुद ही मर गए, वो कोलैप्स कर गए। यहां तो हर कोई, जो हमारे वेस्ट में जो रहते हैं, वो तो शादी करते ही किसी कजिन से। और क्यों करते हैं? प्रॉपर्टी का मसला होता है। जी साड़ी कुड़ी है ना, तो फिर खानदान च रहिंदा प्रॉपर्टी सारी। They are dealing in property, not the pleasure of a husband and a wife. आपकी शादियों में कभी लड़की खुश नहीं होती, क्योंकि वो प्यार करने का उसे इजाजत ही नहीं। वो सर झुका के घूंघट में बैठती है, एंड पहले दिन वो एक आदमी को देखती है, in most cases, who has sex with her. She has never met a man in her life. What do you call that? That the tragedies that we are going through is internal, is external, is intellectual, is a complete catastrophe. तो जब तक ये ट्यूमर इज द वर्ड, ये ट्यूमर आप नहीं काटेंगे पाकिस्तान से, जिसका नलका चलता है भावलपुर के करीब, या इंडिया की फौज 1971 में घुस गई थी, लेकिन लाइक 1965, एक तो इंडियंस का भी समझ नहीं आता, इनमें कुछ सबसे इनको नहीं आता है क्या। ये वहां तक पहुंचे रिवर इंडस हाईवे तक, और फिर वापस बुला ली फौज। 65 में लाहौर घुसने के बाद वापस बुला दिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, प्रॉब्लम इंडिया का भी है। उधर भी माशाअल्लाह उतने डफर रह रहे हैं जितने यहां हमारे को बहुत बकबक करने वाले डफर हैं। उनके सिविल सर्विस में बैठे होते हैं, 1.5 करोड़ आदमी तो सिर्फ फाइलें चला रहा है वहां पे। एक्शन कैसे होगा? एक्शन तो इसने किया है ना, मोदी ने धड़म जाके अगस्त 5, जय हिंद। अब आप देखिएगा कि हिंदुस्तान में गिल्ट खत्म होगा। हिंदुस्तानियों को पता चलेगा, हिंदुओं को, कि अरे भाई हमने नहीं किया, किसी और ने हम पे किया।